अलावा मुझे हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। नवाज शरीफ की वज़ीर आज़म बनने की ख्वाहिश एक बार फिर जाग उठी है। एक बार फिर वो वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं, लेकिन इस बार आज़ाद कश्मीर के। ये बात ग़ालिबन उन्होंने इज़राह तफन्नुन कही है। मुज़फ़्फ़राबाद में आज आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के हवाले से जलसा था और वहाँ पे उन्होंने कहा कि मैं आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म बनना चाहता हूँ और शहबाज शरीफ से कहूँगा कि मुझे आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म बनाते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं ये बात इज़राह मज़ाक कह रहा हूँ, लेकिन ख्वाहिश तो लबों तक आ गई। वज़ीर आज़म तो नवाज शरीफ तब भी बनना चाहते थे जब पाकिस्तान के आम इंतखाबात हो रहे थे, लेकिन किस्मत ने उनको मौका ना दिया, किस्मत की देवी ने उनका साथ ना दिया या किसी और ने उनका साथ ना दिया और उनको बनना पड़ा वज़ीर आज़म के बजाय सिर्फ मुस्लिम लीग नून का सदर, और वो सिर्फ पंजाब की हद तक एक्टिव और फ़ाल नज़र आने लगे। लेकिन ख्वाहिश उनकी क्यों जाग गई है एक बार फिर वज़ीर आज़म बनने की, इस पे आज ज़रूर प्रोग्राम में सवाल करेंगे। और आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन की बात हो रही है तो आज अचानक एजे के इलेक्शन का शेड्यूल तब्दील कर दिया गया है। अब ये इलेक्शन 3 मरहलों में होंगे और इंटरेस्टिंगली ये शेड्यूल तभी तब्दील किया गया है जब नवाज शरीफ और मरियम नवाज़ कश्मीर पहुँचे हैं। तो वजह क्या है, कॉरलेशन क्या है, क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस है या इसमें कुछ और पॉलिटिकली रीड किया जा सकता है? और मरहला वार आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन करवाने का मकसद क्या शफाफियत है, क्या इंतज़ामात की बेहतरी है या कहीं धांधली का कोई अंसर मौजूद हो सकता है? एक और अहम मामला जो कि बहुत संगीन है, खैबर पख्तूनख्वा समेत पूरे मुल्क में मानसून का जो पहला स्पेल है बड़े कड़ाके के साथ जारी है और ख़ास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा में 12 अफराद जाँ बहक हुए हैं, दर्जनों मकान उजड़ गए हैं, बह गए हैं बारिशों में, फ्लैश फ्लड्स में, और कई लोग जो हैं वो ज़ख्मी हैं। खैबर पख्तूनख्वा में अलर्ट भी जारी कर दिया गया था, इमरजेंसी कॉल भी जारी कर दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की क्या तैयारी नहीं थी। केपी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पिछले 14 ईयर्स से इक़्तिदार में है, ये उनका 14th ईयर चल रहा है 2026 का। तो क्या वजह है कि सालाना मानसून आता है लेकिन हर साल केपी में सबसे ज़्यादा तबाही होती है? इस पे केपी हुकूमत से जवाब लेंगे और जवाबदेही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस तरह से भी करेंगे कि नज़र आता है कि तहरीक इंसाफ की सियासत कहीं, मुल्क की सियासत कहीं गुम होकर रह गई है और नज़र आता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शायद सुकड़ के सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की जमात बन के रह गई है। इस हवाले से सवाल करेंगे। ये तो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, नेशनल पॉलिटिक्स है। इंटरनेशनल मामलात के हवाले से ईरान अमरीका कशीदगी जारी है, मुसलसल दोनों तरफ से एक दूसरे पे हमले किए जा रहे हैं। ईरान ने दावा किया है कि उसने अमेरिकन F-15 तैयारा, जंगी तैयारा मार गिराया है उर्दन में, और बहरीन में उन्होंने कहा है कि हमने अमेज़ॉन का डेटा सेंटर तबाह कर दिया है। अमेरिका ने तस्दीक की है कि उसके 100 फौजी ज़ख्मी हुए हैं पिछले सिर्फ 2 हफ्तों में, और अब तक जंग में उसके 400 से ज़्यादा फौजी जो हैं वो ज़ख्मी हो चुके हैं। इसके साथ साथ बैकडोर कोशिशें भी जारी हैं डिप्लोमेटिक सालिसी के हवाले से, लेकिन फ़िलहाल वो गैर फ़ाल हैं या फ़िलहाल वो उतना ज़्यादा सूदमंद साबित नहीं हो सकी। तो अब इसमें से क्या नतीजा निकलेगा, इन सब मामलात पे और मुद्दात पे बात करेंगे। प्रोग्राम के फ्लोर को ओपन करते हैं डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स के लिए। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं कैसर अहमद साहब जो कि वफाकी वज़ीर हैं, मरकज़ी रहनुमा हैं मुस्लिम लीग नून के, निसार अहमद खोड़ो साहब सीनियर रहनुमा हैं, सेनेटर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और शफी जान साहब जो कि वज़ीर इत्तलात है खैबर पख्तूनख्वा के। कैसर अहमद शेख साहब, नवाज शरीफ की ख्वाहिश ख़त्म नहीं हुई वज़ीर आज़म बनने की अभी तक, और वो दबी दबी ख्वाहिश आज आज़ाद कश्मीर में लबों पे आ ही गई। अभी भी वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं, अभी भी वो शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म देख के कहीं ना कहीं तो दिल में कसक उठती होगी ना कुछ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पॉलिटिशियन जो है ना जी, वो उसका तो ये होता ही है, पॉलिटिक्स में जब होता है तो उसका अरूज जो है, उसका प्राइम जो डेस्टिनेशन होती है प्राइम मिनिस्टर, जिसके लिए वो डिलीवर कर खुद डिलीवर कर सकते हैं। नवाज शरीफ साहब हमारे सुप्रीम लीडर है मुस्लिम लीग के, और मुस्लिम लीग इस वक्त इक़्तिदार में है। तो बन जाते ना पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, उस वक्त क्यों नहीं बने? वो जिस वक्त चाहते वो प्राइम मिनिस्टर बन सकते थे और अभी भी बन सकते हैं। उनको तो कोई, उनके भाई कहते हैं कि जिस तरह मेरे बड़े भाई कहेंगे वही मैं करूँगा। तो वो अच्छा, अभी भी नवाज शरीफ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बन सकते हैं? क्यों नहीं, वो MNA है, कोई भी MNA पाकिस्तान का, लेकिन खुद अपने हाथों से उन्होंने शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बना दिया। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, जब शहबाज शरीफ साहब फ़र्ज़ कीजिए अगर चाहें, खुद चाहें
तो नवाज शरीफ साहब को ही बना सकते हैं। तो उन दोनों भाइयों का आपस का मामला है, हम तो मुस्लिम लीग वाले दोनों भाइयों से। अच्छा, तो कहने का मकसद आपका ये है कि नवाज शरीफ ने जो आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म बनने की बात की है, वो असल में ख्वाहिश ये है कि शहबाज शरीफ स्टेप डाउन कर जाएं और मैं वज़ीर आज़म बन जाऊं। ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन आपने कहा ना कि अगर मैंने कहा कि उनके लिए तो इसमें से यही बनती है ना। मैं तो ये कह रहा हूँ कि उनके लिए इम्पॉसिबल नहीं है। कोई भी मेंबर नेशनल असेंबली किसी वक्त भी प्राइम मिनिस्टर, अगर उसको मेजॉरिटी पार्टी की या जो मेंबर्स हैं कौमी असेंबली के, उनकी मेजॉरिटी बनाती है ना, तो इसलिए हमारे ख्वाहिश उनकी बरकरार है जो लोगों पे आएगी अब 2 साल के बाद। हर पॉलिटिशियन की ख्वाहिश, कोई पॉलिटिशियन मैंने ऐसे नहीं देखा जो कि प्राइम मिनिस्टर ना बनना चाहता। आप प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं? बिल्कुल मैं बनना चाहता हूँ। मेरी तो ख्वाहिश ही है कि पॉलिटिक्स में क्यों नहीं, मैं डिलीवर करना चाहता हूँ। मैं फाइनेंस मिनिस्टर बनना चाहता हूँ, मैं प्राइम मिनिस्टर बनाना, और मैंने किस लिए पॉलिटिक्स जाएगी? आप शहबाज शरीफ को हटा के प्राइम मिनिस्टर नहीं, शहबाज शरीफ को हटा के नहीं। देखिए बात यह है कि जब भी मेजॉरिटी, अगर हमारी पार्टी, देखिए अगर पार्टी हमारी चाहेगी, पार्टी के ऊपर है ना, ये तो मेजॉरिटी ऑफ द पार्टी है। मेरी ख्वाहिश है, जब आपने मेरे से पूछा, बिल्कुल मेरी ख्वाहिश है। हर पॉलिटिशियन जो भी होता है उसकी लाजमी ये ख्वाहिश होती है, वो होनी चाहिए। अगर वो ख्वाहिश नहीं है तो पॉलिटिक्स में किस बात का। लेकिन इंटरेस्टिंगली आज जब नवाज शरीफ और मरियम नवाज आज़ाद कश्मीर पहुंचे हैं, उसी दिन एजे के इलेक्शन शेड्यूल चेंज हो गया। वजह क्या? ये जाहिर है सब लोगों के जहन में सवाल आता है, सबके जहन में ना आए, कम से कम मेरे जहन में तो सवाल आया है। आपके जहन में आया, लेकिन देखिए इसमें तो इसमें तो मियाँ नवाज शरीफ साहब या प्राइम मिनिस्टर, उनका तो कोई रोल नहीं। तो इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन की डेट्स बनानी है या स्केड्यूल बनाना है। तो इसमें क्यों आप ये सोच रही हैं कि शायद मियाँ नवाज शरीफ साहब ने करवाया? सोच तो नहीं है इस तरह से जिस तरह से आपने मैं नहीं समझ सकता कि इसमें कोई उनका रोल होगा। तो इलेक्शन आप कह रहे हैं सिर्फ कोइंसिडेंस है, इसमें कोई ताल्लुक नहीं है आपस में। ये तो हो सकता है वो पहुंचे हैं तो आपने कहा, अदरवाइज तो इलेक्शन कमीशन ने फैसला। निसार खोड़ो साहब चूंकि इनकी पार्टी बिलावल भुट्टो बड़े बड़े जलसे कर रहे हैं, अब ये भी एक क्वेश्चनेबल है कि किसके जलसे बड़े हैं, नून के बड़े हैं आज़ाद कश्मीर में या पीपल्स पार्टी के। लेकिन खोड़ो साहब मैं आपके पास थोड़ा सा देर से आती हूँ, ज़रा मैं शफी जान साहब का सवाल ले लूँ, उनसे जवाब ले लूँ, क्योंकि वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं नवाज शरीफ, ख्वाहिश उनकी अभी भी बाकी है। तो शफी जान साहब PTI, ज़रा मैं उनका तबसरा इस हवाले से ले लूँ। शफी जान साहब, एक तो मरियम नवाज ने नून लीग की 17 सीटों का जिक्र कर दिया, लेकिन आज़ाद कश्मीर की 17 सीटों का उन्होंने कहा 2021 में हमारी आज़ाद कश्मीर में 17 सीटें थीं जो उठा के उस वक़्त इमरान खान की गोद में डाल दी। एक चीज़ जो धांधली का इल्ज़ाम आप आज भी लगाते हैं। नवाज शरीफ अभी भी वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं। यास्मीन राशिद से हालांकि वो कहते हैं कि उन्होंने सीट जीती हुई है, उस पर जो आपका मौक़िफ़ है वो भी सबके सामने है। तीसरा, AJK में इलेक्शन शेड्यूल, क्या आप समझते हैं कि इसमें कोई कुछ रिलेशन बनती है कि जिस दिन नवाज शरीफ और मरियम नवाज AJK पहुंचे हैं उसी दिन शेड्यूल चेंज हो गया? शफी जान साहब। सबसे पहले गरीदा साहिबा आपका शुक्रिया। देखिए, जहां तक कश्मीर इलेक्शन की बात है तो जो तहरीक इंसाफ का डे 1 से मौक़िफ़ था वो सही साबित हो रहा है। और वहाँ पे बार बार इस वक्त जब इलेक्शन बिल्कुल सर पे है और शेड्यूल चेंज करना, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे इलेक्शन का इनेकाद करना इस वक्त मुश्किल है। और हमारी प्ली भी यही थी कि कश्मीरी अवाम सड़कों पे हैं, कश्मीरी अवाम जो है वो अपनी हुकूक के लिए इस वक्त एहतजाज कर रही हैं। इस माहौल में वहाँ पे इलेक्शन नहीं हो सकता। कश्मीरी अवाम आज़ादाना तरीके से अपने वोट का इस्तेमाल नहीं कर सकती। जो हमारा मौक़िफ़ था वो बिल्कुल सही साबित हो रहा है। जहाँ तक नवाज शरीफ की वज़ीर आज़म बनने की बात है तो हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। एक बंदा जो यास्मीन राशिद से हारा हुआ हो वो इस किस्म की ख्वाहिशात दिल में लिए फिर रहा है। मेरे ख्याल में इसको बुलाया इसलिए गया था कि जब आपको याद होगा कि जब वापस बुलाया गया तो हाई कोर्ट को जो है वो एयरपोर्ट जाना पड़ा, फिर मोहतरम को लाहौर ले जाया गया, एक जलसा कराया गया मीनार पाकिस्तान पे, वहाँ पे कबूतर को उड़ाया गया, लेकिन अपनी पार्टी ने आखिर में उनको माइनस कर दिया। तो बात बड़ी वाज़ेह है कि नवाज शरीफ की किस्मत में अब वज़ीर आज़म बनना तो दूर की बात, वो MNA भी नहीं बन सकते अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। और जहां तक 17 सीटों की आपने बात की, मेरे ख्याल में इस बार इनसे कमिटमेंट हो चुकी है कि आपको सिर्फ 17 सीटें ही मिलेंगी। ये 17 वो आपको याद होगा कि जनरल इलेक्शन में भी ये कहते थे कि साड़ी गल हो गई है। तो ये वही वाली बात है कि एक बार फिर इनके साथ 17 सीटों के मेरे ख्याल में बात हुई है। क्योंकि अगर इलेक्टोरल प्रोसेस फ्री एंड फेयर हो तो नून लीग ना मरियम नवाज अपनी सीट जीत सकती है तहरीक इंसाफ से, ना नवाज शरीफ जीत सकता है। हमने 8 फरवरी को ये साबित किया है। आप भी आप इन कैमरा इलेक्शन करवा लें, इन तमाम लोगों की जमानतें हमने जब्त ना की तो हम अपनी सियासत छोड़ देंगे। अच्छा, लेकिन आप इसमें कोई देखते हैं कोरिलेशन कि जिस दिन नवाज शरीफ और मरियम नवाज मुजफ्फराबाद पहुंचे हैं, आज़ाद कश्मीर पहुंचे हैं, उसी दिन इलेक्शन शेड्यूल में तब्दीली, और वो भी इलेक्शन से सिर्फ 6 दिन पहले? वजह
देखिए, नून लीग का एक नया वतीरा बन चुका है गरीदा साहिबा कि ये इलेक्शन प्रोसेस में जो एक इलेक्टोरल प्रोसेस में उसमें अकेला दौड़ना चाहते हैं। आपने पंजाब के बाई इलेक्शन में भी देखा होगा कि नून का मुकाबला नून के साथ था। एक मूवी में देख रहा था, मैं उसका नाम भूल गया हूँ, बड़ी मशहूर वो फिल्म है जिसमें एक मौसूफ दौड़ रहे होते हैं और रनिंग कंपटीशन हो रहा होता है, जिसके साथ बाकी जो उनके कंपटीटर है, जो खिलाड़ी होते हैं, वो भी दौड़ रहे होते हैं और उन पे वो फायरिंग कर रहा होता है। सिर्फ वो अकेले दौड़ना चाहते हैं। तो नून लीग की मिसाल भी वैसी है कि इलेक्टोरल प्रोसेस में अकेले दौड़ना चाहती है, लेकिन फिर भी ये फिनिशिंग लाइन तक नहीं पहुंच पा रहे। अगर इस शेड्यूल में चेंज सेनेटर निसार खोड़ा साहब, मैं आपकी तरफ सवाल लेके आना चाहूंगी। इलेक्शन शेड्यूल की तब्दीली पे पीपल्स पार्टी ने खैर तनकीद तो की है, लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि ठीक है हमें मंजूर है। इतनी आसानी से आप लोगों ने मंजूर कर लिया? सिर्फ 6 दिन पहले आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन का शेड्यूल तब्दील हो रहा है और उसी दिन जिस दिन नवाज शरीफ और मरियम नवाज मुजफ्फराबाद में मौजूद हैं, बिलावल भुट्टो पे भी बड़ी तनकीद की है मरियम नवाज ने, और क्या कहेंगे आप इस सारे मामले पे? देखें जी, हम हर सूरत में इलेक्शन चाहते हैं जी, और इलेक्शन का टाइम उन्होंने कहा था। शुरू में हमने भी शायद कहा था कि जी इलेक्शन शेड्यूल को चेंज करो, ठीक, लेकिन इलेक्शन कमीशनर साहब ने बजिद होकर कहा कि नहीं, इलेक्शन कमीशन या PMLN ने कहा था, PMLN ने कहा था कि जी इलेक्शन होने चाहिए, उसी दिन होने चाहिए, उसी डेट को होने चाहिए। अब नवाज शरीफ साहब पहुंचे और उन्होंने शेड्यूल चेंज किया। पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा मसला होता था कि कौमी असेंबली के इलेक्शन पहले एक दिन होते थे और 3 दिन के बाद सूबाई असेंबली के इलेक्शन होते थे चारों सूबों में। ठीक, हमने उसके खिलाफ तहरीक चलाई थी, हमने डिमांड किया था, हमने कहा था कि ये ट्रांसपेरेंट तरीका नहीं है, आप एक ही दिन इलेक्शन करवाओ, फिर लोगों का जो भी मर्जी आए वो वोट दें, जिसको वोट दें उसको इज्जत दें, जो कुछ भी करें। ठीक, ये हमने बड़े बजिद होकर डिमांड करके मुतालबात के तौर पर हमने ये कहा था, किया था कि पाकिस्तान में एक ही दिन इलेक्शन हो। ठीक, आज़ाद कश्मीर में अब 3 मरहलों में इलेक्शन होगी, तो मेरा सवाल तो यही बनेगा कि क्या इरादा है, क्या इरादा है? जैसे बिलावल साहब ने कहा कि आज़ाद कश्मीर में भी इलेक्शन ऐसे ही होंगे जैसे पाकिस्तान में। बिल्कुल कहा उन्होंने, बिल्कुल कहा। क्या कहूँ, तो मतलब जो शेड्यूल की तब्दीली हुई है की बातें, हाँ, जो शेड्यूल की तब्दीली हुई है आपको में आती है ना, वो भी इसी, आपको ये प्री पोल रिगिंग लग रही है? इसमें जाहिर है मेरे सवाल यही होंगे, मेरे सवाल यही होंगे कि इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हुआ कल से नहीं था, 1-1.5 महीने से हुआ है। बिल्कुल 1-1.5 महीने से कश्मीरी अवाम एहतजाज में थे, लेकिन उसके बावजूद परसों इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि इलेक्शन उसी डेट को होंगे, फिर दूसरे दिन क्यों चेंज कर दिए? तो सवाल तो उठेंगे, सवाल तो आपके जहन में भी सवाल आएंगे, तो मेरे जहन में भी, और वो भी उसी दिन जिस दिन नवाज शरीफ और मरियम नवाज पहुंचे आजाद कश्मीर। क्या मसलतें हैं, क्या मसलहतें हैं? बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त। और खासतौर पे जो पाकिस्तान में मुकीम है कश्मीरी मुहाजिरीन, ट्रांसपेरेंट बाबा एक मिनट, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराने का मतलब एक दिन पे इलेक्शन हो, सही, जो लोगों की मर्जी आए वो करे, सही, बिल्कुल ठीक। हुकूमत है अमन अमान बहाल रखने की जिम्मेदार, हाँ। इलेक्शन कमीशन है इलेक्शन के जो भी अफसरान है उनको इस्तेमाल करने के, बिल्कुल दुरुस्त। आज़ाद कश्मीर इतना कोई बड़ा इलाका नहीं है, सिर्फ 30 सीटें हैं, सिर्फ 30, सैकड़ों नहीं है। आज़ाद कश्मीर सिर्फ 30 सीटें हैं, उसको बाइफरकेट करने का मुझे समझ में नहीं आ रही बात। बिल्कुल, अगर बिलावल साहब ने कहा कि हमें तो इलेक्शन चाहिए, तो वो इसी जुमरे में कहा होगा, कहीं ऐसा ना हो कि इलेक्शन पोस्टपोन कर दें। अभी आज उन्होंने 3 शिफ्टों में किया है, मुझे नहीं मालूम कल कोई उनके ऊपर बार डाले और वो इलेक्शन को और भी पोस्टपोन कर दे। तो हम तो चाहते हैं कि इलेक्शन हो। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। आप तो सवालात उठा रहे हैं, आप तो शेड्यूल के चेंज होने पे सवालात, मैं दोबारा आती हूँ आपकी तरफ, आपने सवालात उठा दिए। शफी जान साहब ने बड़ा हौला हाथ रखा है, वो कह रहे हैं कि नहीं हम तो कह रहे थे कि वहाँ पे हालात ख़राब हैं तो पोस्टपोन कर दें, चेंज कर दें। शफी साहब ने ज़रा हौला हाथ रखा है, लेकिन कैसर अहमद शेख साहब जो आपके बिल्कुल बराह रास्त ओपोनेंट हैं आज़ाद कश्मीर में,
पीपल्स पार्टी वाले देखें इल्जाम लगा दिया उन्होंने आप पे धांधली का। नहीं, उन्होंने हमें हमारे ऊपर कोई इल्जाम नहीं लगाया। सर उनका मतलब देखिए इलेक्शन का वो लगा ही नहीं सकते, किस तरीके से लगा सकते। देखिए इल्जाम तो मैं उनके ऊपर लगा दूं ये नहीं है, इल्जाम नहीं है कि मैं कहूँ उनकी वजह से, ये नहीं है ना, उन्होंने चेंज कराया, ये तो इलेक्शन कमीशन का काम है, तो उसका ये भी बेशक अप्रोच कर सकते हैं। लेकिन एक हल्के के ये आप डिवीजन के हो गए, ये आप मुस्लिम लीग से ज्यादती कर रहे हैं कि अगर आप ये कह रही हैं कि क्योंकि वो उस दिन पहुंचे, ये तो कोई बात नहीं है। देखिए बात तो ये सर सियासत में ये चीजें टाइमिंग्स बड़ी मैटर करती हैं, फैसलों की टाइमिंग्स देखिए बहुत मैटर करती हैं। हर एक का हक है वो इलेक्शन कमीशन के पास जाए और कोर्ट में जाए। लेकिन सर उनकी बात भी दुरुस्त है ना सेनेटर साहब की कि अगर एक मीरपुर डिवीजन का हो गया पहले फैसला, वो इम्पैक्ट करेगा किसी और डिवीजन के फैसले को, वो इम्पैक्ट कर सकता है तीसरे मरहले को, वो इम्पैक्ट कर सकता है कश्मीर में जो मकामी मुहाजिरीन है यहाँ पे। ये उनका ख्याल है, लेकिन ऐसी बात नहीं। देखिए इंडिया में मैं देखता हूँ तो कई मरहलों में हर बार इलेक्शन होते, कोई इम्पैक्ट नहीं होता, वो एक सूबे का दूसरे सूबे पे वो तो कर सकता है। हमारे यहाँ इलेक्शन इकट्ठा होता है, ये उनका पॉइंट ठीक है कि कश्मीर इतना बड़ा इलाका नहीं है, लेकिन ये अलग अलग इलेक्शन होना कोई नई रिवायत नहीं। इंडिया में बहुत बार ये हमेशा यही होता है, मैं देखता हूँ कि उनके मुख्तलिफ मरहलों में उनका कौमी असम्बली का इलेक्शन होता है। ठीक राइट, इसका नतीजा तो ज़ाहिर इलेक्शन के रिजल्ट इलेक्शन वाले दिन आ जाएगा कि रिजल्ट क्या। गरीदा साहबा सेंटर साहिब ब्रेक लेनी है, अगर जल्दी एक सेंटेंस में कर रहा हूं कि अगर एक सेंटेंस में कह दें ब्रेक लेनी है। हिंदुस्तान में मरहलेवार इलेक्शंस होती हैं, लेकिन वहां कोई फॉर्म 47 का जिक्र नहीं होता, वहां कोई आरटीएस सिस्टम का जिक्र नहीं होता। ठीक सही कह दिया। इलेक्शन कमीशन पर एतमाद है। आपने एक जुमले में सब कुछ कह दिया, मुझे ब्रेक लेने दीजिए। यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इस हवाले से भी ज़रा मजीद बात करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में बहुत तबाही हुई है मानसून की बारिशों से, फ्लैश फ्लड्स की वजह से, जहाँ पे 14 ईयर्स से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, उनसे भी ज़रा सवाल करेंगे, और ईरान अमरीका मामलात के हवाले से भी। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। शफी जान साहब को अकाउंटेबल करते हैं, ज़रा सवाल उनसे करते हैं। जी शफी जान साहब, ये 14th ईयर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुसलसल खैबर पख्तूनख्वा में हुक्मरानी का, और वाहिद हुक्मरानी का, कोई आपकी कॉलिशन गवर्नमेंट नहीं है, किसी और के आप मोहताज नहीं हैं। वी अंडरस्टैंड कि जो मानसून का मामलात होते हैं ये नेचुरल डिज़ास्टर्स भी होते हैं, लेकिन इसमें बड़ी हद तक तबाही को रोका जा सकता है प्री प्लानिंग करके। वो प्लानिंग कहाँ है? हालांकि आपके अलर्ट्स भी जारी हुए, आपके इमरजेंसी कॉल्स भी जो है ना वो जारी हुए, सब कुछ हुआ, सब चीज़ों को फॉलो किया गया, उसके बावजूद चंद दिनों के अंदर 12 लोग जाँ बहक, दर्जनों घर जो है वो तबाह हो गए हैं, कई लोग ज़ख्मी हैं, फ्लैश फ्लड्स पूरे सूबे में मुख्तलिफ जगहों पर आए हुए हैं। आप लोगों को तो इवैक्यूएट करवा सकते थे ना टाइमली, या दीगर इंतजामात। गरीदा साहिबा बिल्कुल पहले से प्लान किया गया था। हाँ। मुझे इको आ रहा है बहुत सख्त किस्म का। अच्छा ठीक। पहले से प्लान कर दिया गया था, कंटिजेंसी प्लान भी तैयार किया गया था। सीएम आफरीदी साहब ने खुद उसको लीड किया। हाँ। जो हमारी तैयारियां थी, उस तैयारियों की वजह से जो वहाँ पे मतलब तबाही हुई है, अगर हमारी तैयारियां ना होती तो ये तबाही मजीद हो सकती थी। 12 अफराद बिल्कुल शहीद हुए हैं इसमें, कई घर भी इसके लपेट में आए हैं। अगर हम तैयारियों की बात करें गरीदा साहिबा, तो 17 हसास अजला में हमने जदीद रेस्क्यू आलात से लैस वाटर रेस्क्यू पॉइंट्स कायम किए थे, और ग्लेशियर पिघलने के खतरे से 2, 4, 5 अजला में 50 करोड़ 50 लाख रुपए के रिलीफ फंड भी मुख्तस हमने किए थे। 33 डिस्ट्रिक्ट्स में 12 फ्रंट लाइन डिपार्टमेंट इस वक्त ऑन ग्राउंड है। डिस्ट्रिक्ट कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम वहाँ हर जिले में इस वक्त मौजूद है। इमरजेंसी रिस्पांस प्लान और कंट्रोल रूम्स बनाए गए थे। 42 वाटर रेस्क्यू पॉइंट्स बनाए गए हैं। 185 रिलीफ कैंप्स इस वक्त काम कर रही हैं। मॉनसून का जो इससे कबल जो सामान था उसके लिए बिल्कुल तैयारियां हमारी कंप्लीट थी। 4164 किलोमीटर का जो एक आप कह सकते हैं नदियां हैं या जो एक एरिया है उसकी मैपिंग कर दी गई थी, जो कि दरिया और आबी रास्तों पर रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल हो सकती थी। अगर ये तमाम तैयारियां हम ना करते तो तबाही मजीद हो सकती थी। मैंने जैसे शुरू में कहा कि ग्लेशियर झील फटने के खतरात के निपटने से 8 वादियों में निगरानी का मौसर निज़ाम कायम किया गया था। तो इससे पहले सूबाई हुकूमत ने अपनी तमाम तर तैयारियां कंप्लीट वहां पे की थी। बिल्कुल 12 अफराद शहीद हुए हैं जिसका दुख भी है, और जो वहां पे नुकसान
نقصانات ہوئے ہیں صوبائی حکومت اس نقصانات کا ازالہ کرے گی. ہاں ٹھیک، یہ تمام فگرز بولنے میں، بتانے میں، پیپر پہ لکھے ہوئے، بریفنگز میں دی ہوئی، پریس کانفرنسز میں کہے ہوئے، میڈیا کو بتائے ہوئے بہت اچھے لگتے ہیں، بڑے پرومسنگ لگتے ہیں، بڑے لگتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی حکومت کا بڑا کام ہے، بڑا کانفیڈنس آتا ہے. لیکن جب آپ آن گراؤنڈ سچویشن دیکھتے ہیں تو وہ سچویشن ابھی بھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب مزید کوئی ہلاکتیں نہیں ہوں گی، مزید کوئی نقصانات نہیں ہوں گے. دیکھیں یہ ایک نیچرل، آپ اس کو ایک آفت کہہ سکتے ہیں، ایک ڈیزاسٹر ہے، لیکن اس کے لیے تیاری کی جا سکتی ہے. تیاری صوبائی حکومت کی کمپلیٹ ہے. اگر ہماری تیاری نہ ہوتی، آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ 3 دن پہلے ہم نے اپنے الرٹس بھی جاری کیے، ہم نے اپنے جو ایمرجنسی نمبرز ہیں وہ بھی ہر جگہ پہ ڈسپلے کیے، میڈیا میں بھی بتائے، پریس کانفرنسز بھی. لیکن ہم یہ کہہ کے یا حکومتیں یہ کہہ کے بری ذمہ نہیں ہو سکتی کہ جی اگر یہ بھی ہم نہ کرتے تو بہت تباہی ہوتی. آپ یہ فیئر فیکٹر کریٹ نہیں کر سکتے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ اب آپ مکمل تیار ہیں. فلش فلڈ کی اطلاعات تھی. فلش فلڈ ایک آپ کہہ سکتے ہیں ڈیزاسٹر، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں نیچرلی. دیکھیں اس کا تو ایویکویٹ کر دیں نا لوگوں کو، جو سینسٹیو ایریاز ہیں جہاں پہ خطرات زیادہ، ایویکویٹ کر دیں لوگوں کو. ایویکویٹ کیا گیا تھا، اگر ایویکویٹ نہ کرتے تو یہ ہلاکتیں زیادہ ہو سکتی تھی. 4164 کلومیٹر کے علاقے کو میپنگ کر کے ہم نے سیف کیا ہے. تو صوبائی حکومت تو بالکل آن گراؤنڈ تھے، ہمارے تمام تر ڈپارٹمنٹ آن گراؤنڈ تھے. 185 ریسکیو سینٹرز بنائے گئے تھے، سامان وہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آج میں آپ سے سوالات کر رہی ہوں تو کل سے خیبر پختونخوا میں تباہی نہیں ہوگی، بہت منیمل حد تک. کس حد تک خدا نہ خواستہ؟ دیکھیں جو اللہ کرے کہ ایسی کوئی آفت آگے نہ آئے. یہ قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے ہم بالکل تیار ہیں، لیکن قدرتی آفات جب بھی آتی ہے تو اس قسم کی شہادتیں بھی ہوتی ہیں، نقصانات بھی ہوتے ہیں. تو اگر حکومت کی تیاری کمپلیٹ نہ ہوتی تو اللہ نہ کرے کہ یہ ہلاکتیں زیادہ بھی ہو سکتی. کیسے احمد شیخ صاحب، آپ لوگ بلا وجہ خیبر پختونخوا کی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو ہدف تنقید بناتے ہیں. پنجاب کی صورتحال بھی کچھ بہت اچھی نہیں ہے، وہاں پر بھی بارشیں ہوئی ہیں، بڑی شدید بارشیں ہوئی ہیں، اور نکاسی آپ کا جو نظام ہے، حالانکہ مریم نواز صاحبہ نے آج آزاد کشمیر میں ایک ماڈل پیش کیا ہے پنجاب کی ترقی کا، لیکن آپ دیکھ لیں پنجاب میں بارشوں سے کیا حالات ہیں وہاں پہ. جی آپ درست کہہ رہی ہیں. دیکھیں نا یہ جو قدرتی آفتیں، میں ایگری کرتا ہوں شفیع جہان سے. دیکھیے اپنی طرف سے حکومتیں پوری کوشش کرتی ہیں اور کرنی چاہیے. اگر کہیں کمی رہ گئی ہے تو ہمیں ان کو پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہیے کہ یہ ہونا چاہیے تھا اور یہ نہیں کیا. اب یہ قدرتی آفات تو موسٹ ڈیولپڈ کنٹریز میں بھی، ایون یو ایس میں، تب بھی نہیں آپ روک سکتے. اور لیکن ہمیں اور زیادہ اس کی توجہ دینی ہے. لیکن ہم یہ ماڈل اڈاپٹ نہیں کر سکتے نا کہ جی امریکہ میں یا یورپ کے دیگر ممالک میں اگر کوئی حقیقی بات ہے، کوئی پوائنٹ ہے جس میں کوئی کمی رہ گئی ہے تو ہمیں ضرور ان کو پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہیے. اور ہر حکومت کو زیادہ زیادہ توجہ دینی چاہیے تاکہ یہ آفات سے کم نقصان ہو. لیکن اس میں میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اتنا کرٹیسائز ایک دوسرے پہ ہم کرتے رہیں گے. میں تو کہتا ہی یہی ہوں کہ سب مل جل کے کام کریں، ملک تبھی آگے بڑھے گا. یہ بہت ہو گیا ہم نے میں تو کتنے عرصے سے قومی اسمبلی میں جا رہا ہوں، میں نے یہی دیکھا ہے. وہاں جب جو حکومت ہوتی ہے نا اس پہ ساری حکومت باقی اپوزیشن والے تنقید ہی کرتے ہیں. کوئی نہ کوئی ملک کو آگے، میں نے تو آپ سے کہا نا کہ پچھلے 27 سال میں ہر ایک کو موقع ملا. جب پہلے پرویز مشرف صاحب تھے 99 سے لے کے تقریباً 9 سال ہو رہے، پھر 9 سال میں پیپل پارٹی 5 سال، 4 سال پی ٹی آئی موقع ملا، 9 سال ہمیں 2 بار موقع ملا مسلم لیگ. اور یہ دیکھیں نا ہم رزلٹ تو نہیں نکال سکتے جو ہمارے پڑوسی ملکوں میں رزلٹ ہے، جو انڈیا میں، جو چائنا میں جو گروتھ ہو رہی ہے، جو ترقی ہو، وہ بہت بڑا جہاز، بہت بڑی اکانومی لے کے آگے بڑھ رہے ہیں. لیکن ہم سے تو یہ اس سال ہم نے بڑی کوشش کی. میں خود حکومت میں ہوں، اپنی طرف سے پوری بھرپور جدوجہد کر رہے ہیں. لیکن میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ اگر سب مل کے کام کریں تو یہ سب ملک کے لیے بہتر ہے، کیونکہ ہمارے تجربے ناکام ہو گئے ہیں. جتنے بھی پہلے تجربے کیے ایک دوسرے پہ، یا کوئی پیریڈ بتا دیں، میں 27 سال کا ذکر کر رہا ہوں کہ کسی ایک پیریڈ میں ہم نے سب مل کے ہی کام کر رہے ہیں نا، سوائے پی ٹی آئی کے باقی سبھی ہیں حکومت کے وفاق میں. تو سبھی حکومت میں مقصد یہ پی ٹی آئی تو بہت بڑی جماعت ہے نا، بہت بڑی جماعت ہے پی ٹی آئی بھی. اس کا ایک بہت بڑا آپ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو شامل ہونا چاہیے حکومت میں، جے یو آئی بھی وفاقی حکومت میں شامل ہونا چاہیے. نہیں چارٹر آف وفاقی حکومت میں شامل کا میں کبھی بھی نہیں کہوں گا. میں کہنا جو ملک کے مفاد کے منیمم کام ہے، کم از کم اس پہ تو ہم سب کو مل کے کام کرنا چاہیے. میں سینیٹر کھوڑا صاحب سے اس کا جواب ذرا اس پہ کمنٹ لینا چاہوں گی. کھوڑا صاحب یہ تو ڈیبیٹ چل رہی ہے، اس پہ بھی ذرا آپ کمنٹ فرما دیجیے. اور کراچی سمیت سندھ میں، کراچی میں خاص طور پہ بہت بری صورتحال دیکھنے میں آتی ہے جب مانسون بارشیں ہو جاتی ہیں، اور ہر سال یہ کہا جاتا ہے کہ بارشیں توقعات سے زیادہ ہیں. اس دفعہ کیا کراچی میں بھی وہاں پر بارشیں تو ہو رہی ہیں، لیکن خدا نہ خواستہ حالات اگر زیادہ بگڑتے ہیں تو کیا کراچی سمیت پورا سندھ تیار ہے، کراچی تیار ہے؟
तोपों का रुख मेरी तरफ करने से पहले जरा मैं इनसे सवाल करना चाहता हूँ। किनसे? केपी की हुकूमत ने डैमेज कंट्रोल के लिए तो आपको बता दिया कि इमरजेंसी कॉल नंबर्स और फलां 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 ये सारा अलर्ट भी जारी किया, ये भी किया, ये भी किया। ये है डैमेज कंट्रोल। आपका सवाल था कि 14 साल से हुकूमत है और 14 साल से ही बारिशें और सैलाब आता है। एक तो सैलाब आता है रिवर से, मैं समझता हूँ वहाँ रिवर का सैलाब नहीं है, वो बारिशों का सैलाब है, बारिशों। और बारिशें जब पड़ती हैं तो हुकूमत को पता होता है कि उसके कहाँ से गुजर होता है बारिशों का पानी, क्योंकि वो ये ऊंचाई पे है केपी, और वहाँ पानी कहीं ठहर नहीं जाता, वहाँ से पानी बहता हुआ नीचे चला जाता है पंजाब की तरफ या जहाँ सिंध की तरफ चला जाता है। डैमेज कंट्रोल अपनी जगह पे, कोई प्रॉमिसिंग पॉलिसी प्लानिंग। मैं अगर ये कहूँ कि मैं सिंध का अगर मिसाल देता हूँ कि हमारे पास बारिशें आई 2022 में, हमने 21 लाख घर पक्के बनाए, उनका प्लिंथ थोड़ा ऊपर रखा, ग्राउंड से जरा ऊपर रखा, और 21 लाख घर को हमने पक्का किया, पक्का कर रहे हैं। ठीक। इस तरह की प्लानिंग वहां भी हो सकती है। 14 साल से हुकूमतें वहां भी हैं, बारिशें वहां भी होती हैं, हमसे ज्यादा बारिशें वहां होती हैं, हमसे ज्यादा नुकसानात वहां हो जाते हैं। ये अगर किसी ऊंचाई के जगह पर आप गांव बना दें, रीसेटल करें लोगों को, ये है परमानेंट पॉलिसी। ये होती है परमानेंट पॉलिसी जिसमें आइंदा से भी हम बचा सकें उन लोगों को इन मुसीबतों से, जो मैं समझता हूं शायद नहीं हुई। शायद पंजाब में भी इतना नहीं हुआ। थोड़ी बहुत हमने सुनी थी बातें कि जी पक्के घर बना के दे रहे हैं, हम उनको 16 लाख रुपए फी घर दे रहे हैं। मुझे नहीं मालूम कितने घरों को बनाया गया, कितने घरों को नहीं बनाया गया। अनफॉर्चुनेटली मुझे ब्रेक लेनी है, लेकिन आपने सिंध का जवाब नहीं दिया। केपी पे आपने तनकीद की, लेकिन सिंध का आपने जवाब नहीं दिया। अनफॉर्चुनेटली मुझे ब्रेक लेनी है, तो ब्रेक के बाद आपका जवाब, बाकी रिमेनिंग जरा ब्रेक के बाद ले लें। खोड़ो साहब, आपकी इजाजत से आपका जवाब ब्रेक के बाद ले लें। लेट्स टेक अ शॉर्ट एंड क्विक ब्रेक। वापस आते हैं खोड़ो साहब से, शफी जान साहब से, कैस साहब से मजीद सवालात करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। कैसर अहमद शेख साहब, जो अब तक की खबर है, कल हमारे साथ मौजूद थे सारे पेट्रोल पंप के मालिकान, उसके एसोसिएशन के मालिकान, ट्रांसपोर्ट वगैरह के। आज उनकी मुलाकात थी ओगरा से मिनिस्टर साहब से। वो मुलाकात तो नाकाम हो गई और वो धमकी दे रहे हैं, थ्रेट कर रहे हैं कि जी हम अब आज रात 12 से या शायद गालिबन कल रात 12 से हम पूरे मुल्क में पेट्रोल पंप बंद कर देंगे। अब ईरान अमेरिका जंग भी चल रही है साथ, पेट्रोल के प्राइसेस आपने डेली कर दिए हैं, इकॉनमी वैसे नहीं चल रही है, सालिसी हो रही है बैकडोर, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पा रही है अभी तक। क्या कहेंगे जी? ये अनफॉर्चुनेट है। देखिए ना, इसमें कोई शक नहीं कि पेट्रोल क्योंकि सारा स्टेट ऑफ हॉर्मस से गुजरता है। 70% हम इंपोर्ट करते हैं अपना ऑयल, डेली तो नहीं आ रहा ना पाकिस्तान हमारी रिक्वायरमेंट्स का 70% तो क्योंकि इंपोर्ट होता है ना। दुनिया में प्राइसेस बहुत बढ़ गई हैं, अब दोबारा जब जंग शुरू हुई तो कीमतें बढ़ गई हैं। अब आज कीमतें कम थी, अब देखिए ना, क्योंकि जंग बंदी की उम्मीद है तो कीमतें कम थी। नहीं, आज भी फिर अभी लेटेस्ट फिर बढ़ी हुई है वहाँ की। बहरहाल वो अब देखिए, मिलजुल के स्टेक होल्डर के साथ हमें भी, हुकूमत, कोई भी हुकूमत नहीं चाहती कि वो ऐसा कोई फैसला करे कि जिससे आवाम को नुकसान हो। वो तो उनका बेहतरी चाहती है, लेकिन हम मिलजुल के जो भी बात है, क्योंकि पेट्रोल पंप अगर बंद कर दिए तो मुल्क में कैओस फैल जाएगा। आप लोग तो यही कहते रहे हैं कि जी हमारी पॉलिसी इतनी अच्छी है कि पेट्रोल की किल्लत ही नहीं हुई, तो ये अच्छी पॉलिसी देख लीजिए फिर आप। नहीं, ये भी सॉर्ट आउट हो जाएगा गवर्नमेंट का। ये ठीक है, उन्होंने कहा है, मैं जानता हूँ उनके, क्योंकि डीलर्स को और ये मामलात को, मकसद ये वो कहते हैं कि वो बिजनेसमैन है। प्रोग्राम में थे वो सारे, वो कहते हैं जी कंसल्टेशन ही नहीं किया आप लोगों ने। कंसल्टेशन करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टेक होल्डर से कंसल्टेशन होनी चाहिए, हर लेवल। नहीं की तो क्या की, मुझे तो सही पता नहीं है ना, तो मैं आपको इसका नहीं कह सकता, लेकिन कंसल्टेशन तो लाजमी होनी चाहिए। और अगर नहीं की तो अब भी हो सकती है, हर वक्त मौजूद है। मैं खुद कारोबारी लोग हैं कराची के, जितने भी वो ये है ना ऑयल वाले सारे जो डीलर्स हैं, उनको मैं जानता हूँ कि मैं कराची का ज़्यादातर मेरा है, तो बैठ के बात हो सकती है। अगर कोई मसला है तो उसको वो जो बेहतर समझते हैं मिलजुल के डिस्कस किया जा सकता है। शफी जान साहब, करना कोई अच्छा शफी जान साहब, जंग पता नहीं अब कब खत्म होती है, बैकडोर कोशिशें भी जारी हैं, लेकिन साथ साथ ही कशीदगी भी जारी है। पाकिस्तान में मसला पैदा हो गया पेट्रोल का, डेली प्राइसिंग का, हड़तालों की धमकी का। हल क्या है इस सारी चीज़ों का? कि ये हुकूमत किसी सेक्टर में भी कोई खातिर ख्वाह कारकर्दगी नहीं दिखा पाई है। ये निकम्मों का टोला है
ये कहते थे कि हमारे पास तजुर्बेकार टीम है, किधर गई इनकी तजुर्बेकार टीम? देखिए, ये करप्शन का एक नया रास्ता खोला गया है, जो ये डेली की प्राइसेस की बात है, ये करप्शन का एक नया रास्ता खोला गया है। देखिए गरीदा साहिबा, 3 से 4 चीजें यहाँ पे आपको सोचनी पड़ेगी। पहली बात है कि पाकिस्तान में 70% लोग हैं जो डेली वेजेस पे काम करते हैं, जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। वो बेचारे अपना जो है वो फाइनेंशियल जो इश्यूज है वो कैसे मैनेज करेंगे? क्योंकि हर बंदे ने पेट्रोल भरवाना होता है, सुबह उसको ये टेंशन होगी कि आज पेट्रोल का क्या रेट होगा, कम होगा, ज्यादा होगा, तो ये एक अलग टेंशन। और उनका जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो इशू है वो भी बहुत ज्यादा इससे मुतासिर होगा, क्योंकि 70% लोग डेली वेजेस पे काम करते हैं पाकिस्तान में। फिर दूसरी बात ये है कि जो पंप के मालिकान हैं, जिसका जिक्र भी आपने किया फरीदा साहिबा, अगर पंप के मालिकान जो है वो पेट्रोल लेते हैं, वो अपने टैंकीज में उसको स्टोर करते हैं, वो 10-15 दिनों के बाद जब हफ्तावार जब रेट्स चेंज होते थे तो वो हफ्ते के लिए स्टोर करते थे। अब वो रोज पेट्रोल लेना बंद कर देंगे, जिससे शॉर्टेज का मसला बनेगा। क्योंकि अगर आप आज लेट सपोज 100 रुपए लीटर खरीदते हैं और सुबह वो 90 का हो गया, जो टैंकी में पेट्रोल रह गया स्टोरेज में, तो वो मालिकान का तो नुकसान हो गया, तो वो पेट्रोल खरीदना ही बंद कर देंगे। तो ये करप्शन का एक नया रास्ता खोला गया है। इस हुकूमत से कोई चीज मैनेज नहीं हो रही। ये अमेरिका और ईरान की जंग सिर्फ पाकिस्तान के लिए तो नहीं थी ना, ये तो पूरे दुनिया इस पेट्रोल की प्राइसेस से इफेक्ट हुआ है, लेकिन पाकिस्तान सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है। पाकिस्तान में पेट्रोल की प्राइसेस ऑलमोस्ट डबल हो गई थी, अभी भी इस वक्त जो है 30% जो है वो पिछले रेट से ज्यादा है। दुनिया में किसी मुल्क ने 16% से ज्यादा पेट्रोल की प्राइसेस नहीं बढ़ाई। अब ये जो डाका डाला जा रहा है लेवी के मद में, क्योंकि ये हुकूमत जो है ये अपनी माशी अहदाफ हासिल नहीं कर सकती, टैक्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो पेट्रोल में लेवी लगा के सबसे आसान तरीका है आम पाकिस्तानी के जेब पे डाका डालने का। ठीक, सेंटर निसार खोड़ साहब, सर ये अमेरिका ईरान जंग के हवाले से भी मैं आपका कमेंट चाहूंगी, उसी जंग के साथ कनेक्टेड है जो पाकिस्तान में ये केओस, पेट्रोल का केओस जो पैदा होने जा रहा है, खुदा ना खास्ता, क्या कहेंगे सर इस पे आप? जनाब आली, मैं शफी साहब से मैं एग्री करता हूँ कि उन्होंने ये करके कुछ सोचे बगैर इन्होंने एक पॉलिसी अनाउंस की कि रोजाना रेट चेंज हो सकते हैं। हाँ सर, एग्री आप शफी जान से कर रहे हैं, लेकिन असल मसला इत्तेहादी आप जो तशवीश करते हैं वो है लेवीज, वो है असल में मसला है लेवी जी। उसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि ये लेवी इतनी क्यों बढ़ाई गई है। इंटरनेशनल मार्केट में कितना है और पाकिस्तान में कितने फर्क से बिकता है। ठीक, मसला ये है उसको आपको मैं समझता हूं ये सही कह रहे हैं कि जी डेली वेजेस वाले काम करने वाले रोजाना अपनी बजट बनाएं, यानी कोई आराम नहीं होना चाहिए उनको। और तासर ये बनता है कि पाकिस्तान की हुकूमत पेट्रोल की मद में लोगों से पैसे कमाना चाहती है, बस यही बात है। पेट्रोल डीलर जो हैं वो अपना नुकसान नहीं करेंगे, अवाम को ही नुकसान देंगे। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सेंटर निसार खोड़ो साहब, कैसर अहमद साहब और शफी जान साहब। दैट्स अ रैप, ये था आज का प्रोग्राम जी। I'll see you tomorrow इंशाल्लाह 8 o'clock on GTV। अल्लाह हाफ़िज़।